फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं दीक्षा। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 7 के अंतर्गत तुलनात्मक आकारिकी एवं आंतरिकी के प्रमाण। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी और आंतरिकी यानी एनाटॉमी क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर किसी भी जीव संरचना की बाहरी स्ट्रक्चर यानी कि जो बाहरी अंग पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करना है, उनकी स्टडी करना ही क्या कहलाती है, आकारिकी। तो मॉर्फोलॉजी आ रही है समझ में क्या कहलाता है। मॉर्फोलॉजी और आकारिकी एक ही है। आकारिकी मतलब किसी भी जीव शरीर की बाहरी संरचना और एवं उसके अंगों का पारस्परिक अध्ययन करना क्या कहलाता है, आकारिकी। अब हम देखेंगे आंतरिकी। आंतरिकी यानी कि एनाटॉमी। आंतरिकी नाम से ही शो हो रहा है यानी कि जीव शरीर की आंतरिक संरचना, शरीर की आंतरिक संरचना एवं उनके अंगों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, एनाटॉमी यानी कि आंतरिकी कहलाता है। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आकारिकी, फिर एनाटॉमी। अब इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स है, कुछ अंग है जिसके आधार पर हम इनको समझ सकते हैं कि जीवों में आंतरिकी एवं आकारिकी के प्रमाण कैसे दिए गए। तो इसके कुछ पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है समजातता। क्या आता है, समजातता या समजात अंग। इसको अलग से भी क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है। सेकंड आते हैं समवृत्ति अंग। कौन से अंग, समवृत्ति अंग। थर्ड आता है अवशेषी अंग। ये पॉइंट्स जो हैं इसको अलग अलग से तोड़कर भी 2-2 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से 2 नंबर से भी पूछा जा सकता है या फिर इसको पूरा उठाकर भी क्वेश्चन को रख दिया जाता है। चौथा है एटेविज्म। सारे जो पॉइंट्स हैं इनको अलग से क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से समझना है और हर एक पॉइंट में बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगी तो आपको तुरंत ही याद हो जाएगा और आप चाहें तो इसको नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं। लास्ट है हृदय में समानता। हृदय समानता का मतलब ये है कि जो कई प्रकार के जीव होते हैं, जैसे जैसे जीवों की उत्पत्ति हुई तो हृदय में किस प्रकार से समानताएं प्रदर्शित हुई। मतलब कि जो हृदय होता है उसमें आलंद और निलय होता है। तो सभी जितने प्रकार के जीव होते हैं उनमें आलंद और निलय होता है। बस फर्क कितना होता है कि किसी में 1 आलंद 1 निलय होता है, किसी में 2 आलंद 2 निलय होता है, किसी में 1 आलंद 2 निलय होते हैं। इस टाइप से इसमें थोड़ी थोड़ी सी समानता पाई जाती है। तो इस प्रकार से आकारिकी एवं आंतरिकी के प्रमाण दिए गए। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। देखते हैं जंतुओं के समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन्स इन एनिमल्स। तो समजात अंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं देखिए। तो जंतुओं में पाए जाने वाले वे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में कैसे होते हैं, समान होते हैं, परंतु कार्य में एक ऐसे होते हैं भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोलोगस या समजात अंग कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, जंतुओं में पाए जाने वाले, इसी तरह से आपको पूरा लिखना है, जंतुओं में पाए जाने वाले वे अंग जो किस में समान होते हैं, जो संरचना, किसमें, संरचना एवं, ध्यान रखेंगे ये वर्ड, उत्पत्ति यानी कि जहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है वो टर्म एक ही है। सभी अंगों की उत्पत्ति एक ही स्थान से होती है, लेकिन इनके कार्य जो है वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं। संरचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु कार्य में कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होते हैं। हर अंग का कार्य कैसा होता है, अलग अलग होता है। जितने भी प्रकार के जीव हैं उनके जो अग्रपाद हैं, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे कि मनुष्य के हाथ हैं तो हम इन हाथों से बहुत से कार्य करते हैं, पढ़ना लिखना, खाना खाना, ठीक है। तो हर प्रकार के कार्य करते हैं। लेकिन पक्षी के पंख की उत्पत्ति भी वहीं से हुई है जहाँ से मनुष्य के हाथों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन पक्षियों का कार्य हाथ, जैसे हम हाथों से कार्य करते वैसे पक्षी अपने पंखों से कार्य नहीं कर सकते, इसलिए इनके कार्य कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन उत्पत्ति होती है, जो फॉर्मेशन होता है इनका वो सेम होता है, एक समान होता है। तो एग्जाम्पल हम देख लेंगे, मनुष्य के
अग्रपाद। अब अग्रपाद क्या कहलाते हैं? अग्रपाद क्या कहलाते हैं? मनुष्य के हाथ। तो हैंड्स को ही क्या कहते हैं? अग्रपाद कहते हैं। सेकंड एग्जाम्पल आ जाता है पक्षी के पंख। ये क्वेश्चन जो है किसी ना किसी रूप में एग्जाम में आता ही है, चाहे आपको ये एग्जाम्पल देके पूछ लेंगे कि ये कौन से अंग कहलाते हैं। तो याद रखेंगे समजात अंग जो हैं वो कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं और संरचना उत्पत्ति में समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य के अग्रपाद, सेकंड हो गया पक्षी के पंख, थर्ड हो गया इसमें आ जाएगा सील के पंख, फोर्थ आ जाएगा चमगादड़ के पंख। चमगादड़ का काम भी कैसा है? उड़ना और पेड़ से लटकने का कार्य ये करते हैं चमगादड़ के पंख। तो सभी के कार्य कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। घोड़े के अग्रपाद, घोड़े के अग्रपाद का कार्य क्या है? अग्रपाद मतलब इसके हाथ तो नहीं होते, लेकिन आगे वाले पैर को क्या कहते हैं? अग्रपाद कहते हैं। इसका काम है दौड़ना। ठीक है। मछली के पंख, छठवां आ जाएगा एग्जाम्पल मछली के पंख। तो मछली के जो फिन्स होते हैं ना, उससे क्या होता है? इसका काम क्या है? पानी में तैरना है। ठीक है। और एग्जाम्पल ले लो भाई, मेंढक के अग्रपाद। मेंढक के अग्रपाद का क्या काम है? वो जंप करता है। आ रही बात समझ में? तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप इनको कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि इनके जो वर्क हैं, कार्य हैं, वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं, जबकि उत्पत्ति जो होती है उनकी एक समान होती है। तो समझात अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन समझ में आ गई। बहुत ईजी लैंग्वेज, मैंने आपको बार बार बोल के बताया ताकि आपको याद हो जाए। बहुत सरल भाषा में ये डेफिनेशन दी गई है। चलिए आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। तो सेकेंड है जंतुओं में पाए जाने वाले संवृत्ति अंग। संवृत्ति इनको कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन्स। अब देखते हैं कि एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। एनालॉगस ऑर्गन यानी कि संवृत्ति अंग वे होते हैं शरीर में पाए जाने वाले वे अंग, जस्ट अपोजिट डेफिनेशन है। वो कैसे होते हैं? संरचना उत्पत्ति में समान होते हैं, लेकिन ये संरचना और उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, जबकि कार्य में ये समान होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि वे जंतुओं में पाए जाने वाले वे अंग जो कार्य में समानता प्रदर्शित करते हैं, कार्य में समानता प्रदर्शित करते हैं, परंतु कहाँ भिन्न होते हैं? संरचना एवं उत्पत्ति में ये भिन्न होते हैं। भिन्न का मतलब क्या होता है कि ये संरचना उत्पत्ति इनकी एक ही स्थान से नहीं होती, इनकी उत्पत्ति अलग अलग स्थानों से होती है, इसलिए संरचना उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं। तो डेफिनेशन एक याद हो गई तो दोनों याद हो जाएंगी। तो याद रहेगा वे अंग जो कार्य में समानता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन संरचना एवं उत्पत्ति में ये भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, तो वे क्या कहलाते हैं? संवृत्ति अंग कहलाते हैं। और ये जो घटना है इसे हम कहते हैं संवृत्तिता। संवृत्तिता जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनालॉजी। क्या कहते हैं? एनालॉजी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे एनालॉजी क्या है कि एनालॉजी की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि और ये घटना क्या कहलाती है? एनालॉजी कहलाती है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम संवृत्ति अंग को डिफाइन करेंगे। जैसे पक्षी के पंख हैं, इसका कार्य क्या है? उड़ना, उड़ने का कार्य है। इसी तरह तितली के पंख, उसका कार्य क्या है? ये भी उड़ते हैं, है ना। जितने प्रकार के पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, इनके जो पंख होते हैं उनका कार्य क्या होता है? उड़ना, है ना। चमगादड़ के पंख, तो ये सारे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? संवृत्ति अंग कहलाते हैं। चमगादड़ के पंख याद रहेंगे। ये डेफिनेशन भी बहुत इजी है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग नाम सुना होगा सभी ने, इंग्लिश में कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो कि निष्क्रिय रूप से हमारे शरीर में अभी भी पाए जाते हैं।
मतलब ये क्रियाशील नहीं होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मनुष्य में या किसी भी जंतुओं में, अभी हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, अवशेषीय अंग की मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य में पाए जाने वाले वे अंग जो क्रियाशील नहीं होते और धीरे धीरे ये कैसे हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो उन्हीं निष्क्रिय अंगों को हम क्या कहते हैं, अवशेषीय अंग। और ये अभी भी हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं। मनुष्य अकेले में केवल यदि हम देखें तो लगभग 180 अंग ऐसे पाए जाते हैं जो अभी भी कैसे होते हैं, वेस्टिजियल होते हैं, यानी कि अवशेषी होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, आगे भी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वे अंग जो शरीर में पाए इसी तरह से लिखेंगे, शरीर में पाए जाने वाले वे अंग जो निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वे क्रियाशील नहीं होते हैं, क्रियाशील नहीं होते हैं। परंतु ये कहाँ होते हैं, हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं, हमारे शरीर में पाए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। यदि हम मनुष्य में देखेंगे तो कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं, मैंने कितने बताया अभी आपको, 180, ठीक है। तो 180 अंग कैसे होते हैं, अवशेषी अंग होते हैं, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन इनका यूज़ कुछ भी नहीं होता है ना, इनका यूज़ नहीं होता, ये यूज़फुल नहीं होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि आँखों की साइड में यहाँ पर रेड कलर की एक झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन या निमेशक झिल्ली। हिंदी में याद रखेंगे इसे क्या कहते हैं, निमेशक झिल्ली। तो पहला जो एग्जाम्पल है याद रखेंगे, आँखों में पाई जाने वाली निमेशक झिल्ली। ये पहले पूरी आँखों की परत पर पाई जाती है, लेकिन अब इसका यूज़फुल नहीं है। तो ये हमारी आँखों की किनार पर एक रेड कलर की झिल्ली, एकत्रित झिल्ली जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, निमेशक झिल्ली। तो फर्स्ट एग्जाम्पल याद रखेंगे, निमेशक झिल्ली एक प्रकार का क्या है, अवशेषी अंग है। सेकंड आता है बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स नाम सभी ने सुना होगा। अपेंडिक्स की जो नस होती है ये बड़ी आंत के जस्ट नीचे होती है, लेकिन इसका यूज़ कुछ नहीं होता है। पहले इसका यूज़ होता था, क्यों, क्योंकि जो आदि मानव टाइप के लोग होते थे पुराने ज़माने के, वो क्या करते थे, भोजन को पकाकर नहीं खाते थे, ऐसे ही सेल्यूलोज जो पेड़ पौधे होते थे उनको ऐसे ही खा जाते थे। तो होता क्या था, जो ग्रीन प्लांट्स होते थे उसमें सेल्यूलोज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और सेल्यूलोज को पचाने के लिए अब बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो नस होती है ये कार्य करती थी, क्या, सेल्यूलोज को पचाने का। लेकिन अब हम भोजन को पकाकर खाते हैं तो इसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये बहुत छोटी मात्रा में, बहुत छोटी साइज़ की ये हमारे शरीर में बड़ी आंत के नीचे पाई जाती है। लेकिन कभी कभी किसी किसी कंडीशन में ये ग्रो भी कर जाती है, जिसकी वजह से इसको ऑपरेशन करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इसको बाहर निकाला जाता है। तो बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, एक प्रकार की अवशेषी अंग होते हैं। आप कह रहे होंगे कि मैम सिर्फ डेफिनेशन या एग्जाम्पल बताकर शॉर्ट फॉर्म में ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन आपको इसके पीछे जो थ्योरी है वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके पीछे क्या थ्योरी होती है, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का यूज़ कब होता था, पुराने समय में सेल्यूलोज के पाचन में, लेकिन अब इसका यूज़ नहीं होता है, इसलिए ये कैसी हो गई है, निष्क्रिय हो गई है। तो निष्क्रिय हो गई है इसलिए ये अवशेषी अंग है। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो गया, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। थर्ड है अक्ल दाढ़। अक्ल दाढ़ क्या होती है, 30 एबव जब एज हो जाती है तब ये दाढ़ आना शुरू होती है। नाम इसका अक्ल दाढ़ है, लेकिन इसका यूज़ कुछ नहीं है, ना तो ये भोजन को चबाने के काम आती है और ना ही इसके आने से ज़्यादा अक्ल आती है। आ रही है बात समझ में। तो अक्ल दाढ़ भी एक प्रकार का क्या होता है, अवशेषी अंग है, क्योंकि इसका यूज़ कुछ भी नहीं है। अब हम देखेंगे जो पुच्छ कशेरुक दंड होती है, यहाँ पर ये एक अवशेषी के रूप में रह गई है। अगर ये बढ़ जाएगी तो मनुष्य की क्या हो जाएगी, पूंछ जो है वो ग्रो कर जाएगी, लेकिन ये क्या हो गई है, एक अवशेषी अंग के रूप में रह गई है। पुच्छ कशेरुक दंड, ठीक है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके लास्ट में जो हड्डी पाई जाती है जब पुच्छ कशेरुक दंड कहते हैं, ठीक है। अब आता है बाह्य कान, यानी कि जो पिन्ना होता है ना, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पिन्ना, बाह्य कर्ण पटल,
जो बाह्य कर्ण होते हैं ये फ्लैप्स होते हैं, ये भी एक प्रकार के क्या है, अवशेषीय अंग, क्योंकि इसका कोई कार्य नहीं होता। सुनने का काम कहाँ है, अंदर जो आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, मतलब अंतःकर्ण, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण, वहाँ पर क्या होती है, सुनने का काम होता है, वहीं पे पर्दा लगा होता है, लेकिन इसका कोई काम नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, अब हमारे शरीर में बैलेंसिंग का काम करते हैं, लेकिन ये एक प्रकार के क्या है, अवशेषी अंग हैं। तो अवशेषी अंग आ रही है समझ में। ये 4 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। फोर्थ है एटेविज्म। एटेविज्म क्या होता है, ये पूर्वजों में पाए जाने वाले वे अंग जो पहले थे लेकिन अब नहीं है। पहले जो आदि मानव थे उनमें क्या होती थी, पूंछ होती थी, और जो उसके और पहले देखेंगे कि जो मनुष्य है उसकी उत्पत्ति वानरों से हुई है, ऐसा कहा जाता है। तो वानरों में क्या होती थी, पूंछ होती थी, यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं उनमें जो अंग पहले पाए जाते थे वो अब नहीं है, टोटली ख़त्म हो चुके हैं। उन्हें अंगों को हम क्या कहते हैं, एटेविज्म कहते हैं। जैसे कि पूंछ का पा जाना, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे, पूर्वजों में पाए जाने वाले वे अंग जो पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, एटेविज्म अंग कहते हैं, उन्हें एटेविज्म कहते हैं, एटेविज्म ऑर्गन या एटेविज्म अंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जो एटेविज्म लक्षण या अंग कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य में जो पूंछ होती थी वो एक प्रकार का क्या है, एटेविज्म ऑर्गन है, क्योंकि ये पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है ना। और जो कान को घुमाने की क्षमता है, पहले के ज़माने के लोग कान को घुमा लेते थे, जैसे कि अभी हिला लेते थे, जैसे कि जानवरों में देखा होगा आपने, तो वो क्या करते, कान को हिलाते, हाथी को देखा होगा तो कान को हिलाते रहते, घुमाते रहते। तो इस तरह की जो क्षमता है वो एटेविज्म कहलाती, क्योंकि अब ये मनुष्यों में टोटली ख़त्म हो चुकी है। तो कान को हिलाने की क्षमता जो होती है वो भी क्या कहलाती है, एटेविज्म, हिलाना या घुमाना भी कह सकते हैं, ठीक है, घुमाने की क्षमता। 5वां पॉइंट आता है हृदय में समानता। तो हृदय में समानता कैसे देख सकते हैं, पहले के जो जीवधारी थे उनमें कितने, जो हमारा हृदय है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे जीवन की उत्पत्ति हुई है वैसे विकास होता गया जीवों का। तो हम देखेंगे जो मछली होती थी उनमें केवल 2 चैम्बर होते थे। कितने चैम्बर होते थे, 2 चैम्बर, ऊपर एक आलंद और नीचे निलय। तो जो मछली होती थी इनके हार्ट्स में कैसे होते थे, 2 चैम्बर, इस तरह से हार्ट्स होता था। तो आलंद और निलय ये ऊपर, ऑरिकल, वेंट्रिकल, ऐसा हार्ट होता था, यानी कि 2 चैम्बर हार्ट। फिर धीरे धीरे आए रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, तो उनमें 3 चैम्बर वाला हार्ट हो गया। इसी तरह से ये क्या है, 2 चैम्बर वाला हार्ट, 2 चैम्बर। फिर आया 3 चैम्बर हार्ट, है ना। फिर आए 4 चैम्बर हार्टेड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या हो गया, हृदय का विकास होता गया और मनुष्य का भी निर्माण हुआ। यानी कि मनुष्य में यदि हम देखेंगे तो उसमें कितने चैम्बर होते हैं, हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलंद और 2 निलय होते हैं। इसी तरह एम्फीबियन में 3 चैम्बर होते हैं ना। तो याद रखेंगे कि जो हृदय होता है इसमें चैम्बर जो होते हैं वो समान होते हैं, यानी कि आलंद और निलय ही होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। आलंद निलय के अलावा तीसरा कोई नाम नहीं होता है ना। तो इसमें यह समानता होती है कि धीरे धीरे जैसे जीवों का विकास होता गया वैसे वैसे चैम्बर भी डेवलप होते गए और नए नए जीवों का निर्माण होता गया। लेकिन हृदय में समानता वही है, उसमें आलंद भी होते हैं और निलय भी होते हैं। तो हृदय की समानता के आधार पर क्या देख सकते हैं हम, आकारिकी एवं आंतरिकी के प्रमाण देख सकते हैं। लेकिन ये आंतरिकी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हृदय जो है वो कौन सा ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, यानी कि हमारे शरीर के ये अंदर पाया जाता है ना। और जो पंख वाले ऑर्गन्स है वो शरीर के बाहर होते हैं। तो जो शरीर के बाहर वाले ऑर्गन्स हैं वो कहलाते हैं आकारिकी के अंतर्गत आते हैं, और जो शरीर के अंदर होते हैं वो आंतरिकी के अंतर्गत आते हैं। तो आकारिकी और आंतरिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के जो एविडेंस है वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझाया। फिर भी आपको जो डाउट्स हो वो आप मुझसे इनबॉक्स में या मैसेज में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।